चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अदालतों के साथ एक बार फिर भागम भाग वाला खेल शुरू कर दिया। इरादा तारीख पर तारीख लेकर जैसे तैसे अपने को बचाते रहने का है। ताजा मामला यमुना के पानी का है, जिसको लेकर चुनाव के दौरान केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने के गंभीर आरोप लगा दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने तब कहा था कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली में नरसंहार करवाने के इरादे से यमुना के पानी में जहर मिलवाया, लेकिन जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने उसे पकड़ लिया और जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोक दिया। जब केजरीवाल से यह सवाल पूछा गया कि जहरीले पानी को किस तरह से रोका गया और रोका गया तो वो पानी कहां गया जिसमें जहर मिला हुआ था, इस सवाल का जवाब तो केजरीवाल ने नहीं दिया, लेकिन अफवाह फैलाने के अपराध में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने मामला दर्ज करवा दिया। लेकिन जब कोर्ट में पेश होने की बारी आई तो केजरीवाल जी कन्नी काट गए और कोर्ट में पेश नहीं हुए। सोनीपत की कोर्ट में केजरीवाल के वकील पेश हुए और उन्होंने अपना वकालतनामा पेश किया। अगली सुनवाई 20 मार्च को दोबारा सोनीपत की कोर्ट में होगी। केजरीवाल को कोर्ट रूम नंबर 9 में नेहा गोयल सीजेएम के सामने पेश होना था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट था, लेकिन केजरीवाल के वकील की तरफ से वकालतनामा दिया गया। सोनीपत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को 29 जनवरी को नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था कि केजरीवाल को अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है। अगर वह अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो ये माना जाएगा कि इसे इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार ही की जाएगी। यमुना के पानी में जहर मिलाने संबंधी अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2D और 54 के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सोनीपत के सीजेएम नेहा गोयल की अदालत केस में दायर किया। वाटर सर्विस डिवीजन राई के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक बताया था। इस तरह के आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए, जिससे जनता में भय और असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा था कि राज्य की सरकार यमुना के जल की गुणवत्ता को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके बाद दिल्ली चुनाव में यमुना का जल बड़ा मुद्दा बन गया था। नायब सैनी ने कई जगह जाकर यमुना नदी का पानी पिया था और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया और उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली जल बोर्ड ने जहर नहीं पकड़ा होता तो सामूहिक नरसंहार हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, 3 राज्यों में शर्मनाक शिकस्त झेलने के बाद लोकसभा चुनावों में उठा कांग्रेसी बुलबुला फूट गया और कांग्रेस फिर से सियासत के अंधेरे में खोने लगी। कांग्रेस जब भी बुरे दौर में होती है तो ऐसे पाकिस्तान और चीन की याद सबसे ज्यादा आती है, लेकिन इस बार तो चीन और पाकिस्तान के साथ जॉर्ज सोरोस चर्चा में है। पाकिस्तान इसलिए, एक दिन पहले ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की विदेशी पत्नी एलिजाबेथ कार्लबेन पर ISI से कनेक्शन के आरोप लगाए और पाकिस्तानी योजना आयोग के अली तौकीर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले में फंसी कांग्रेस को कोई किनारा मिल पाता उससे पहले सैम पित्रोदा ने चीन का गीत गाना शुरू कर दिया। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने चीन के सपोर्ट में दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के बयान को गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां देश के खिलाफ काम में जुटी हुई हैं। बीजेपी सांसद ने कहा, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर आज जिस प्रकार का बयान दिया उससे ये बात तो बहुत साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार वो दिन दहाड़े कर रहे हैं। भारत जैसे जैसे कूटनीतिक आर्थिक तौर पर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां भारत के खिलाफ काम में जुटी हुई हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ज्यों-ज्यों आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरता जा रहा है और देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है, त्यों-त्यों अनेक प्रगतिगामी शक्तियां भारत के इस अभूतपूर्व प्रगति और विकास को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र कर रही हैं। जो कुछ कांग्रेस और उनके थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरह से जनता के सामने आती जा रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने आज जो आर्टिकल लिखा उससे साफ है कांग्रेस का चीन के साथ बहुत गहरा संबंध है। जो सैम पित्रोदा ने लिखा है वैसा ही बयान कई बार राहुल गांधी भी दे चुके हैं। राहुल गांधी ने भी कहा चीन की इकोनॉमी ग्रोथ सबसे अच्छी है, भारत पता नहीं कि उन्हें कहां से ये आंकड़े मिलते हैं। सैम पित्रोदा के बयान को बीजेपी सांसद ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जो सैम पित्रोदा ने कहा उससे ऐसा लगता है कि बोल सैम पित्रोदा के हैं लेकिन संगीत जॉर्ज सोरोस का है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस से साफ कहना चाहता हूं कि चीन के साथ उसके राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले आर्थिक दबाव में बोल रहे हैं। कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली फंडिंग को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि अब चुनाव को प्रभावित करने की योजना का पता चला है। जो कंपनी इसमें है उसका सोरोस से भी संबंध है। मेरा सवाल है कि वो कौन सी चुनावी शक्तियां हैं जो भारत में चुनाव की समस्या क्रिएट करने का प्रयास कर रही थी। अंकल सैम और सोरोस दोनों की एक भाषा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पित्रोदा ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा से टकराव वाला रहा है जो दुश्मनी पैदा करता है। हमें सोचने का ये तरीका बदलना चाहिए। ये जरूरी नहीं हम हमेशा चीन को दुश्मन माने। अब सभी देशों को एक साथ आने का समय है। हमें सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों ओर है, चीन बढ़ रहा है, हमें इसे पहचानना और समझना होगा। चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल सदमे में हैं। सौरभ भारद्वाज यूट्यूब चैनल के सहारे पैसे कमाने चले गए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। मनीष सिसोदिया केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं और खामोश हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जुलूस निकाल दिया उसके बाद से बेचैनी काफी बढ़ी हुई है। कहने को आम आदमी पार्टी को बीजेपी से 2% वोट ही कम मिले, लेकिन इसमें वे वोट बड़ी संख्या में हैं जो केजरीवाल के कामकाज पर नहीं, केजरीवाल की छवि पर नहीं, बल्कि फ्री की रेवड़ी को मिले। केजरीवाल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये लगातार कहते रहे कि बीजेपी आई तो फ्री की सारी सुविधाएं बंद कर देगी। हालांकि वैसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि जनता को पहले से ज्यादा और बेहतर सुविधा बीजेपी प्रदान करने का इरादा रखती है। मतलब कि अगर बीजेपी अपने वादों पर खरी उतरी तो जो मुफ्त के लालच में केजरीवाल को जो वोट मिले वो सब अगली बार बीजेपी की झोली में जाएंगे और आम आदमी पार्टी की असली हैसियत का पता चल जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक तो पाला बदलने की तैयारी में हैं और कुछ पार्टी में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी में। देने के लिए केजरीवाल के पास सिर्फ नेता विपक्ष का पद है। नतीजों के बाद जिस तरह से आतिशी मरलेना ने बीजेपी से ही पूछना शुरू कर दिया कि नए सीएम का नाम कब बताओगे, और जिस तरह से वैसी सारी बातें करने लगी जो सरकार बनने के बाद की जानी चाहिए थी, उससे साफ है कि आतिशी मरलेना की नजर नेता विपक्ष की कुर्सी पर टिकी है। लेकिन इस पद के दूसरे दावेदार गोपाल राय भी हैं। आतिशी की हरकतों को देखकर अब गोपाल राय भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब कि नेता विपक्ष के पद के लिए आम आदमी पार्टी में तलवारें खिंच गई हैं और आतिशी से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कह डाला कि दिल्ली में आने वाले दिनों में 5 मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और दिल्ली में हर समय अस्थिर सरकार रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली में नए सीएम के नाम पर मुहर लगने से पहले आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय ने कहा कि 10 दिन हो गए लेकिन भाजपा अभी तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा वे ये तय नहीं कर पा रहे हैं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा के पास ना तो कल मुख्यमंत्री था और ना आज है। भाजपा की तरफ से बार बार कहा गया कि पीएम जब विदेश से आ जाएंगे तब तय होगा, लेकिन पीएम अब तो आ गए हैं तब भी अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। तारीख पर तारीख दी जा रही है। जिस तरह की गुटबाजी दिख रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है आगामी दिनों में दिल्ली में 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। दिल्ली में हर समय अस्थिर सरकार रहेगी और ऐसे समय में हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। गोपाल राय ने आगे कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में धनबल, छलबल और चुनाव आयोग, पुलिस का इस्तेमाल कर सत्ता का दुरुपयोग किया, लेकिन फिर भी 43.6% दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के साथ रहे। ये हमारे लिए बेहद संतोष की बात है। अब हमारा गली से लेकर जिला और प्रदेश स्तर का संगठन दिल्ली की जनता के साथ खड़ा रहेगा और उनके काम करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर सीएम फेस को लेकर हो रही लेट लतीफी पर निशाना साध रही है। आज एक्टिंग सीएम आतिशी और पटपड़गंज से उम्मीदवार रहे अवध ओझा ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को सुनाया। आतिशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी पर भरोसा नहीं है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुन पाई है। बीजेपी के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे वो दिल्ली का सीएम बना सके। नरेंद्र मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी एक पर भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि उनमें से कोई भी सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता। इन दिनों देश भर के करोड़ों लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष का साफ कहना है कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी, इसलिए कोई नेता कुंभ के आसपास फटका तक नहीं। लेकिन इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी अयोध्या पहुंच गए।
कुंभ की ही तरह अयोध्या से भी कांग्रेस को दिक्कत है, खास तौर से वहां बने राम मंदिर से। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी राम नामी ओढ़कर अयोध्या पहुंच गए। सिंघवी अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में न केवल पूजा अर्चना की उन्होंने, बल्कि पूरे भक्तिभाव में नजर आए। इस दौरान सिंघवी ने अपने शरीर को सीताराम लिखी चादर से ढका हुआ था। सिंघवी ने अयोध्या पहुंचकर न केवल दर्शन किए, बल्कि सरयू नदी में नाव से भ्रमण किया। सिंघवी ने रामलला का दर्शन कर जैसे ही अपना फोटो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें लपेटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अभिषेक मनु सिंघवी के इस फोटो पर कई तरह के सवाल दागे। एक यूजर ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि खड़गे को भी ले जाते, 4 छींटे मार देते विधर्मी पर। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये डिवोशन बना रहे हैं और जज बनाते समय भी। एक अन्य यूजर ने लिखा कि श्रीमान जी बुरा न माने, लेकिन आपके लिए इस तीर्थ यात्रा की अति आवश्यकता थी। आखिर आप रोज सनातन विरोधी, भ्रष्टाचारी, निकृष्ट, सामाजिक एवं चारित्रिक रूप से पतित लोगों की पैरवी कर धन संपत्ति अर्जित करते हैं। अतः आपके लिए ये एकदम जरूरी था कि आप तीर्थ यात्रा कर अपने पापों का प्रायश्चित करें। एक यूजर ने लिखा कि न भूलें और न भूलने देंगे। तो दूसरे ने कहा कि वास्तव में उस व्यक्ति के लिए एक महान परिवर्तन जिसने एक बार स्वयं भगवान राम के अस्तित्व पर संदेह किया था। नास्तिकों और अंशकालिक विश्वासियों को पीछे छोड़ने में भी कभी देर नहीं लगती। एक यूजर ने लिखा कि आप कब से श्री राम पर विश्वास करने लगे? आपने तो जी तोड़ मेहनत की थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान न हो। आस्था शब्द आप पर शोभा नहीं दे रहा। अभिषेक मनु सिंघवी के पोस्ट पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। सिंघवी को हर कोई अयोध्या में देखकर हैरान है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों ने बाबरी मस्जिद के पक्ष में अयोध्या में रामलला के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। और ऐसे में सिंघवी का रामलला के चरणों में माथा टेकना ये बताता है कि प्रोफेशनल अलग है और आस्था अलग है। सिंघवी के रामलला के दर्शन करने की व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रदान की और कहा जाता है कि उनके लिए खास इंतजाम किए गए और उनका स्वागत भी किया गया। सिंघवी ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का भी दर्शन किया और फिर सरयू के तट पर भी नजर आए। बता दें कि सिंघवी प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के बाद अयोध्या पहुंचे थे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि रामलला के दरबार में जो भी आएगा उसका स्वागत करेंगे, चाहे वह राम विरोधी ही क्यों न हो। राम सबके हैं, वह सबके हैं और सबके रहेंगे। हाल ही में अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना के राज्यसभा सांसद बने हैं। रामलला के दर्शन के दौरान सिंघवी काफी भावुक नजर आए और इस दौरान उनके चेहरे पर हाव भाव से साफ लग रहा था कि वे अयोध्या पहुंचकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के करीबी सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एलिजाबेथ के ISI कनेक्शन की जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस से FIR दर्ज कर मामले की जांच करने को कहा। उन पर ISI से लिंक होने का गंभीर आरोप है। असम सरकार के इस फैसले से कांग्रेस में खलबली मच गई। गौरव गोगोई ने कहा कि इस मामले में वो कानूनी सहायता लेंगे। असम सरकार ने राज्य सरकार से एक पाकिस्तानी अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा। आरोप है कि पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार अली तौकीर शेख ने राज्य के मामलों में दखल देने की कोशिश की। असम के सीएम ने पहले ही कहा था कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तानी लिंक का पता लगाने के लिए केस दर्ज किया जाएगा। एलिजाबेथ ब्रिटिश नागरिक है। शेख के बारे में पता चला है कि पाकिस्तान की सरकार में अहम भूमिका के अलावा वह एक NGO भी चलाते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करता है। शर्मा ने कहा कि इस्लामाबाद में रहने के दौरान एलिजाबेथ भी NGO लीड पाकिस्तान के लिए काम करती थी। शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी अली तौकीर शेख ने सोशल मीडिया के जरिए देश में शांति भंग करने का प्रयास किया। हाल ही में न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में उसने ऐसी बातें कही हैं जो कि असम के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है। सीएम ने कहा कि जिस तरह से शेख सोशल मीडिया पर भारत के अंदरूनी मामलों और संसदीय मामलों को लेकर बोलता है, उससे शेख के नापाक इरादों का पता चलता है। वहीं बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने मेरे सहयोगी गौरव गोगोई के खिलाफ उनको टारगेट करने के लिए अभियान चला दिया और इस तरह के किसी का भी चरित्र हरण करना बहुत बुरी बात है। इसके लिए कानून का सहारा लेना होगा। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई ने 2024 में शर्मा और अन्य मंत्रियों नो जोर हार्ट सीट पर खूब दम लगाया था। इसके बाद भी गौरव गोगोई चुनाव जीत गए। शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के ISI से संपर्क हैं। इसके अलावा वो युवाओं को लेकर पाकिस्तानी दूतावास गए थे ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने 12 साल से भारतीय नागरिकता लेने से इनकार कर दिया
इसके अलावा ब्रिटिश नागरिक से शादी करने के बाद संसद भवन में वो संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने असम सरकार की ओर से गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गौरव गोगोई की पत्नी के खिलाफ बदनामी का अभियान भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति का सबसे घटिया रूप निर्दोष परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना है। भाजपा को गौरव गोगोई से परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग उजागर किया। उन्होंने आगे लिखा कि असम आपको सत्ता के नशे में चूर होने के लिए सबक सिखाएगा। इंतजार करें और देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई सरकार बनने से पहले ही शुरू हो गई, जिसके तहत न सिर्फ नदी के पानी को स्वच्छ किया जाएगा बल्कि आसपास के गंदे नालों और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी नजर रखी जाएगी। फिलहाल यमुना नदी को साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें पानी में उतर गई हैं, पर सवाल उठने लगा है उपराज्यपाल को इतनी जल्दी क्या थी? जब दिल्ली की नई सरकार बनने ही वाली है तो उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया? यमुना का दुर्भाग्य यही है कि जब भी यहाँ सफाई शुरू होती है तो उसमें अड़ंगा डालने वालों की फौज जुट जाती है। सफाई से ज्यादा चिंता एनजीओ छाप बुद्धिजीवियों को इस बात की रहती है कि यमुना की सफाई के लिए सही प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं। ये जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि दिल्ली की सफाई 2023 में एनजीटी के ऑर्डर पर शुरू हुई थी, लेकिन तब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर एनजीटी के आदेश पर बनी कमेटी को ही भंग करवा दिया और यमुना की सफाई रोक दी गई। अब एक बार फिर एलजी ने सफाई काम शुरू करवा दिया। जाहिर है कि सवाल उठने तो शुरू हो गए। बस दुआ कीजिए कि यमुना की सफाई को फिर किसी केजरीवाल की बुरी नजर न लगे। एलजी कार्यालय का कहना है कि 3 साल में यमुना को साफ करने का प्लान है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित कई एजेंसीज को काम करने का निर्देश दिया गया। इनकी गिनती साप्ताहिक आधार पर होगी। यमुना की सफाई के लिए 4 रणनीति बनाई गई है। सवाल ये उठता है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को यमुना की सफाई की इतनी जल्दी क्यों है? एलजी के इस कार्य को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। दरअसल यमुना सफाई को लेकर एलजी पहले से ही सक्रिय है। 2023 में एनजीटी के आदेश पर यमुना की सफाई के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। एनजीटी ने एलजी के इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। यमुना की सफाई के लिए तब भी बड़ी बड़ी मशीनें पानी में उतारी गई थी। नवंबर 2023 में छठ पूजा के अवसर पर खुद एलजी ने कहा कि जब यमुना की हालत सुधरने लगी तब दिल्ली में सरकार ने कुचक्र पूर्वक सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश में संशोधन करवाया। उपराज्यपाल ने लिखा कि जब एनजीटी के निर्देशों के तहत सफाई कार्य शुरू हुआ और बाढ़ के मैदानों में सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट में सुधार, नए एसटीपी के लिए भूमि तथा जल गुणवत्ता में हल्के सुधार जैसे बदलाव दिखने लगे, तभी केजरीवाल सरकार ने जटिल तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के आदेश में संशोधन करवा दिया। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें उपराज्यपाल को यमुना की सफाई के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। जाहिर है कि कहीं न कहीं उपराज्यपाल को उस समय यमुना की सफाई का काम रोकने की टीस रही होगी, क्योंकि सफाई का काम उनके नेतृत्व में शुरू हुआ। पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि चूंकि जनता से चुनी हुई सरकार के रहते एलजी को क्यों सफाई कमेटी का हेड बनाया गया। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेशों को रोक दिया। जाहिर है कि दिल्ली के एलजी उस समय शुरू किए गए अपने काम को हर हाल में अपने कार्यकाल में पूरा करना चाहते होंगे। दूसरा सवाल यह उठता है कि यमुना में जिस तरह सफाई के लिए मशीनें अब भेजी गई हैं, क्या एलजी से पहले नहीं भेज सकते थे? पर एलजी पर आरोप लगाने से पहले दिल्ली की राजनीति को समझना होगा। 2023 में एनजीटी के आदेश पर हो रही सफाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके रोक दिया। अब इसका कारण केवल यही था कि यमुना की सफाई का श्रेय एलजी को न मिल जाए। आप सरकार चाहती थी कि यमुना की सफाई का श्रेय उसी को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।